Hi everyone, welcome to PrepSoft. I will discuss about the Indian political system. I hope you are doing good. प्रीवियस लेक्चर में हम बातें की थी आपके साथ स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में बातें करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज की। क्या है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज? देखिए, मैंने बताया था कि टू टाइप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं आपके। फर्स्ट इज यूनिकैमरल और सेकंड इज बाइकैमरल। यूनिकैमरल में मैंने बताया था कि केवल एक ही सदन होता है जिसका नाम होता है विधानसभा, माने लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा मैंने बताया था कि जो बाइकैमरल होते हैं उनमें एक आपका अपर हाउस भी होता है जिसका नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे। दोनों जो हाउसेज हैं हमारे, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों का बताएंगे हम ड्यूरेशन का, यानी दोनों हाउसेज की ड्यूरेशन हम बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो विधानसभा है वो अपना टेन्योर एक बार बनने के बाद 5 ईयर्स तक पूरा करती है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? विधानसभा का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, विधानसभा क्या हो जाती है कभी कभी बीच में जो डिसॉल्व भी की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए बात करें द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जब एक्सपायर हो जाता है 5 ईयर्स का कार्यकाल, 5 ईयर्स एज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ऑटोमेटिक डिसॉल्व। तो 5 वर्ष के बाद जब ये पूरा कर लेती है अपना समय तो ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। तो इसकी जो असेंबली है क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करें कि क्या बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है। देखिए, बीच में ये उस समय डिसॉल्व हो सकती है जब किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती है, यानी सरकार का गठन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि गवर्नर उसको डिसॉल्व कर देता है। फिर विद इन द 6 मंथ न्यू इलेक्शंस होते हैं। न्यू हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, असेंबली फिर से फॉर्म होती है, फिर से गवर्नमेंट बनती है, फिर सरकार चलती है। तो माने कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मली जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन सरकार ना बनने की दशा में बीच में भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये बात है किसकी हुई? लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो सेकंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, माने विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधान परिषद है आपका, इसकी अगर हम बात करें, ये इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। इट्स ए कंटिन्यूइंग बॉडी। ये लगातार जो है चलने वाली संस्था होती है और इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। किसी के पास इसको डिसॉल्व करने की पावर नहीं होती है। तो ये जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट्स ए कंटिन्यूइंग चैम्बर्स माना जाता है। तो इट्स ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, कंटिन्यूइंग चैम्बर, ये लगातार चलने वाला चैम्बर है। सो इट्स परमानेंट बॉडी, इट्स ए परमानेंट बॉडी, इसलिए क्या है? परमानेंट बॉडी है। तो ये हमेशा चलने वाली संस्था होती है आपकी। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की कहानी ये है। मेंबर्स के बारे में बताऊं कि हर दूसरे वर्ष इसमें से 1/3 मेंबर एज इट इज राज्यसभा इसमें से रिटायर कर जाते हैं। तो 1/3 मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर retire on the expiration of
सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर, सॉरी, एवरी सेकेंड ईयर। तो हर दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसमें से जो है एक कई मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर जाते हैं जब वो चुने जाते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है इनका? तो टाइम पीरियड होता है इनका 6 वर्ष, दो, जब तक द मेंबर्स एंजॉय द मेंबर एंजॉय टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 6 ईयर, यानी 6 वर्षों तक ये उसमें कार्य करते रहेंगे। तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आपके जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, एमएलसी जिनको हम बोलते हैं, तो एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें आपका जो एमएलए होता है, तो एमएलए की जो मिनिमम एज होनी चाहिए इलेक्ट होने के लिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। और एमएलसी के में ये जो है थोड़ा अलग है, एमएलसी के लिए 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, अब जो ये क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जो इसके सदस्य होते हैं दोनों हाउसेज के, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो चुनाव लड़ने के लिए उसको क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए? उसका उस स्टेट की जो मतदाता सूची होती है उसमें नाम होना चाहिए। और इसके साथ ही क्या होता है, उसकी जो एज है, दोनों मैंने बताया था अभी, दोनों के लिए अलग अलग है, वो अलग अलग होनी चाहिए। तो एक एक करके हम जो है इसकी क्वालिफिकेशंस लिख लेते हैं। तो ही मस्ट बी, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक ही एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों के लिए है। ठीक है, अगर हम एज की बात करते हैं, एज अलग अलग है, तो ही मस्ट नॉट बी, he must not be less than 30 years of age in the case of legislative council, in the case of legislative council। तो जो विधान परिषद है उसके मामले में 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर हम बात करें ही मस्ट बी लेस देन, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 25 years of the age in the case of legislative assembly। तो ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो विधान परिषद के मामले में अगर आपने चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बात हम करें विधानसभा की, तो विधानसभा के मामले में ये जो आयु वाला आंकड़ा है वो 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं बाकी। अगर समय पर पार्लियामेंट अगर कोई भी गाइडलाइन या डिस्कस दे दे कि एज बढ़ा दे या घटा दे, काम पार्लियामेंट का होता है, तो उसके लिए मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। तो साथ ही जो है उसे तैयार रहना चाहिए। ही मस्ट प्रोसेस अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा जो भी प्रेस्क्रिप्शंस दी हुई हैं वो भी माननी पड़ेंगी आपको। जैसे कि पार्लियामेंट क्या करती है कि समय समय पर कानून बना देती है, ठीक है। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर जो है व्यक्ति मेंबर नहीं रहता है, सदस्य नहीं रहता है, उसकी सदस्यता छूट जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। माने कि अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति, संसद ने गाइडलाइंस दी है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उसकी कम रहती है, जो कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो तब भी उसको क्या है, सदस्य नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही जो है क्वालिफिकेशन उसके पास होती है। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के साथ, बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन की, कि कौन व्यक्ति डिसक्वालीफाई माना जाएगा एज ए मेंबर। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो सदस्यों की जो निर्हरताएं जिनको हम बोलते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या। तो माने कि पहली तो निर्हरता यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और मेंबर बन जाता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अगर उसने लाभ का पद ग्रहण किया है तो ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो निर्हर माना जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कैसा पद माना जाता है, माने कि विधायक या सांसद रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी अदर जगह किसी अदर पोस्ट को हेल्ड कर रहा है, या ऐसा कोई ऑफिस ज्वाइन करता है जो लाभ के पद में माना जाता है, ठीक है। चलिए, साथ ही क्या है, अगर वो कोई जो है ना अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट इस टाइप का है, तो इफ ही इज एन अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो तब भी क्या है, वो डिसक्वालिफाइड माना जाएगा एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है और वहां से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तब भी वो नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद आता है इफ ही इज he is so disqualified अंडर एनी लॉ, यानी किसी कानून के द्वारा जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हो, मेड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा भी वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो संसद ने कोई कानून ऐसा बनाया है जिसके द्वारा उसको, मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। साथ ही उस पर डिफेक्शन लॉ जो हम कहते हैं वो भी लगेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन लॉ, तो ये क्या है, ये सारी निर्भरताएं होती हैं किसकी, एक जो है विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य की। तो ये हमने ध्यान रखना है। इधर मैंने क्या है, क्वालिफिकेशंस बताई हैं और इधर डिसक्वालिफिकेशंस बताई है, इसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके जो हाउसेस हैं, हाउसेस को चलाने के लिए हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिनको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। जैसे संसद में हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल, जो राज्यसभा होती है आपकी, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ऐसे ही क्या होते हैं, इनके भी अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। चलो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जिनको हम बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो लोअर हाउस है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा बोलते हैं, उसके बारे में। इसका जो ऑफिसर होता है, पीठासीन ऑफिसर जो होता है, पीठासीन अधिकारी, इसमें दो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्पीकर ऑफ असेंबली। पहला क्या है? स्पीकर ऑफ असेंबली। इसको बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष। और स्पीकर ऑफ असेंबली किसका अध्यक्ष होता है, किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से, ध्यान रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। यानी विधानसभा से ये संबंधित होता है, विधानसभा का अध्यक्ष ही विधानसभा अध्यक्ष कहलाएगा। तो ये संबंधित है विधानसभा से, यानी विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो विधानसभा अध्यक्ष है। इंग्लिश में बोले तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर ऑफ असेंबली माना जाएगा, ठीक है। अगर इसके चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव ये स्पीकर जो होता है ये असेंबली के सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। तो द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली, यानी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इटसेल्फ, स्वयं चुनती है, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, ठीक है। तो ये जो है आपके जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, और उन्हीं में से एक को जो है चुना जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है स्पीकर ऑफ द असेंबली चुना जाता है। दूसरा आता है आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्पीकर ऑफ असेंबली। इसको बोलते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। तो जैसे आपके लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, ऐसे ही आपका विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। ये जो है ना एज ए ऑप्शनल यूज किया जाता है, कभी कभी आवश्यकता, पीठासीन अधिकारी ऑन द चेयर नहीं होते हैं तो तब ये क्या करता है कि पीठासीन हो जाता है स्वतः ही, ठीक है। तो चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कंसर्न है वो किसके साथ है? लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। तो अगर हम बात करें डेप्टी स्पीकर की, तो द डेप्टी स्पीकर is also elected by the assembly, elected by the legislative assembly, legislative assembly itself, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली इसको जो है स्वतः ही चुन लेती है, ठीक है। इटसेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, तो ये भी यहीं से चुना जाता है, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, ओके, अमंगस्ट इट्स मेंबर। तो ये जो है आपका डेप्यूटी स्पीकर भी, ये दोनों किससे कंसर्न होते हैं? ये कंसर्न है इनका लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका एक विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। एक को हम जो है स्पीकर ऑफ द असेंबली बोलते हैं, इसको डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली बोलते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड आता है चेयरमैन ऑफ काउंसिल। थर्ड है चेयरमैन ऑफ काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, इसको बोलते हैं हम विधान परिषद का सभापति। क्या बोलते हैं? विधान परिषद का सभापति।
तो जो चेयरमैन ऑफ काउंसिल है वो विधान परिषद का क्या बोला जाता है, सभापति बोला जाता है। अगर इसकी हम बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल, ये भी ऐसे ही चुना जाएगा। तो द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल council itself from amongst its member यानी इसी के सदस्यों द्वारा जो है विधानसभा का सभापति, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे फोर्थ वाला, तो फोर्थ में आता है आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। फोर्थ है आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो फोर्थ वाला है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ये भी, इसको हम विधान परिषद का उप सभापति बोलते हैं, और ये भी जो है मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाता है। यहाँ पे इसकी प्रकृति राज्यसभा से थोड़ा उलट है। राज्यसभा में जो चेयरमैन ऑफ काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, वो उपराष्ट्रपति को माना जाता है, उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति माना जाता है राज्यसभा का। यहाँ पे इलेक्टेड होके आता है स्वतः ही विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये है इसमें बातें। अगर अब हम बातें करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ कितनी कितनी होनी चाहिए, तो चलिए स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या बल है, वो कितना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी दोनों अलग अलग होती हैं अलग अलग स्टेट में, मैंने अभी बताया। तो जैसे हम माने कि हमारे पास स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो हम ऐसे करते हैं स्टेट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले लेना है स्टेट का नाम। स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है, 403, और ये कितनी है, ये 100 है पूरी। ठीक है, तो क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो 403 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है 100 है। एग्जामिनेशन में कई बार जो है स्टेट कंसर्न जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपको होमवर्क करना है, ठीक है, गूगल करना है, और जो सभी जो स्टेट है उनकी जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो सीटें हैं उनको आपने लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग वाला मैटर है, ये आपको स्वयं ही करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।